बंद कर दीजिए। नमस्कार बच्चों। तो देखो आज फिर वापस से हम अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वहाँ पे आए हैं। तो देखो एक बात बतानी थी कि दो क्लास मेरी हो गई, ये तीसरी क्लास है। तो आपसे कुछ बात शेयर करनी थी कि कुछ बच्चे आशंकित है कि ये जो है अभी वर्तमान में जो चल रहा है मामला, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी बोर्ड के। तो इस बात से आप बिल्कुल भी डरे नहीं। एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट लेगी, चाहे गवर्नमेंट को एग्ज़ाम 2 महीने पढ़ा के लेना पड़े और चाहे वो कल से स्कूलें चालू करें, तो एग्ज़ाम जो है आपके होंगे। और इसका ये है कि उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो भी आपका कम कर दिया है। कुछ सिलेबस से कुछ ऐसे चैप्टर है जो हटा दिए गए हैं और बाकी के जो चैप्टर है उसकी जो सीरीज़ है PDF वगैरह आ चुकी है ना, आपको सेंड कर दी जाएगी या आप देख लेना नेट पे। तो जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊँगा अभी, और जो टॉपिक बोर्ड के अंदर आएंगे उन्हीं टॉपिकों को मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, बोर्ड के 10th और 12th के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो आपको अपनी कंटिन्यू पढ़ाई चालू रखनी है। ठीक है, तो देखो पहला जो चैप्टर है वो चल रहा था मेरा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 पॉइंट करवा दिए थे। एक तो मैंने करवाया था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और एक हमारा जो टॉपिक है वो और बचा है जो मेल न्यूट्रिशन है, अपना कुपोषण है। कुपोषण के अंदर एक मेरा जो टॉपिक है वो और बचा है, तो उसको हम देखते हैं। तो देखो आज अपना जो टॉपिक होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये जो टॉपिक है वो है खनिज कुपोषण। अगला जो टॉपिक है वो है खनिज कुपोषण। मैं आशा करता हूं कि आप डेली मेरी क्लास जो है वो देख रहे हो और आप उसको रिवाइज कर रहे हो। PDF भी आपके पास पहुंच जाएगी और अपने नोट्स खुद बनाएं, और उसके अलावा जो बुक्स है उसकी भी मदद ले। और इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहे हो उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ ऐसा कुछ नहीं बचेगा मेरे द्वारा कि आपको पूछने की ज़रूरत पड़े, और फिर भी यदि आपको आवश्यकता है तो बाद में आपकी जो है प्रॉब्लम क्लास लगाई जाएगी। तो जो चीज़ है वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका ये है कि इसके अंदर जो थ्योरी है, आपकी थ्योरी के नोट्स भी और PDF भी मैं आपको भेज दूंगा। तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है खनिज कुपोषण। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल मेल न्यूट्रिशन। ठीक है भाई। तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है मेल न्यूट्रिशन। तो देखो क्या होता है, पहले एक बेसिक आइडिया दे दूं। जिस प्रकार से तुमने देखा होगा कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो माना जाता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा जो हमारी फैट है, वसा है, वो भी प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। एक विटामिन जो था वो ऊर्जा का स्रोत नहीं था। इसी प्रकार जो खनिज पदार्थ हैं उनको भी ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता। लेकिन जो खनिज पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती है उनको प्रभावित करते हैं, और यदि मान लो कि हमारे शरीर में खनिजों की कमी हो गई तो वो क्रियाएं प्रभावित होगी और उसकी वजह से हमारे को कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेगी। तो देखो जनरली मैं बता दूं, आपने सुना होगा, एक छोटा सा मैं लेता हूं एग्जांपल। आपने सुना होगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया सुना होगा आपने कि साहब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये एनीमिया रोग होता है। और व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त ही जितनी भी प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो उपापचय क्रियाएं होती है, चाहे वो वृद्धि से संबंधित हो चाहे पाचन तंत्र से किसी भी प्रकार की, तो उन क्रियाओं के अंदर क्या होता है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उसके अलावा आपको पता होगा कि जो रक्त है वो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। एक प्रतिरक्षी अणु के रूप में काम आता है, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो जनरली क्या होता है, रक्त पर ही डिपेंड है हमारा पूरी जो बॉडी है उसकी जो क्रियाएं है वो। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक नाम आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। सब जानते हैं, सबने रट रखा है, इसको पढ़ रखा है, आराम से समझ रखा है कि साहब हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक होता है जो हमारे रक्त की जो RBC होती है, रक्त के जो है 3 भाग होते हैं, 3 तत्व है।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसके अंदर हमारे रक्त की जो आरबीसी कणिकाएं होती है, उन आरबीसी कणिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक क्या है, वर्णक है, जो हमारे रक्त को लाल करता है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन वर्णक है, ये जो हीमोग्लोबिन वर्णक रक्त का एक भाग है, ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, इसके अंदर क्या होता है कि आयरन तत्व पाए जाते हैं। आयरन, जिसको हम बोलते हैं Fe एलिमेंट। ठीक है, तो जो ये आयरन तत्व पाए जाते हैं, ये आयरन तत्व क्या है, एक प्रकार के खनिज पदार्थ है। तो ये एक एग्जाम्पल आ गया कि साहब खनिज पदार्थ है जो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन का एक भाग है। तो यदि मान लो कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी, इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो चेंज हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसकी कमी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ये एनीमिया रोग है वो संबंधित किससे, आयरन से, क्योंकि अगर इस एलिमेंट की कमी होती है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो गिर जाता है, और उसकी वजह से हम क्या है कि हमारे शरीर में रक्त कम हो जाता है। तो ये है खनिज पदार्थ। तो आयरन की कमी से क्या हो रहा है, एनीमिया रोग। और जनरली तुमने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में जब हमारी जांच होती है, तो जांच के दौरान डॉक्टर ये बताता है कि आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है, और आयरन की टैबलेट्स वगैरह देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन का लेवल है वो वापिस बढ़ता है। तो इस प्रकार से आयरन महत्वपूर्ण है। और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखो जनरली तुमने देखा होगा कि आपने सुना होगा दांत व हड्डियां। सब जानते हैं कि दांत व जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को मजबूत करने के लिए या उनको स्थायी बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए भैया। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो एलिमेंट है, जो तत्व खनिज पदार्थ है, कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज पदार्थ है, वो हमारे शरीर में दांतों व हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। यहाँ पे कैल्शियम हो गया, वहाँ आयरन हो गया, तो कैल्शियम और फास्फोरस है वो भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। ये जो एक चीज यहाँ पे आ गई, दांत, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जो दांत होते हैं, इस दांत के ऊपर एक कठोरतम पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं जिसको, इनेमल। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र के अंदर और आएगा। तो जो ये दांत है, इस दांत पर प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, और इसी से दांतों की सेफ्टी होती है। तो ये मान के चलो इनेमल हुआ, या फिर हड्डियों के ऊपर जो कैल्शियम का जो लेवल है वो सब नियंत्रित इससे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा। ठीक है, तो और भी कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि साहब हमारे शरीर के अंदर जैसे सोडियम और पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, तंत्रिकीय जो क्रियाएं होती है, आवेग संचरण जो होता है उसको नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिए हैं, और ये समझाने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर खनिजों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि इनकी कमी हो गई तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या होगा, कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे। इधर देखो, एक सारणी की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक तो पता चल गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्मतम मात्रा के अंदर या बैलेंस स्थिति के अंदर खनिज पदार्थ होने चाहिए, ताकि हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सके। तो वो जो बीमारियां हो रही है या जो क्रियाएं संपादित हो रही है हमारे शरीर में, उन क्रियाओं को अफेक्ट ना करे, इसलिए खनिज पदार्थ आवश्यक है। तो वो क्रियाएं मैं यहाँ पे एज ए टेबल की मदद से समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक तरफ है खनिज तत्व, और एक तरफ मैं आपके लिखूंगा पदार्थ जिनसे वो मिलता है, जो खनिज तत्व है वो प्राप्त होते हैं, वो पदार्थ लिखूंगा। और एक तरफ लिखूंगा कमी से रोग। ठीक है, तो ये है, देखो इधर खनिज पदार्थ लिखूंगा, इधर वे पदार्थ जिनके द्वारा हमारे को ये खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, और एक तरफ है इनकी कमी से होने वाले रोग या इनकी कमी से जो क्रियाएं बाधित हो रही है उन क्रियाओं के बारे में। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप इसी क्रम के अंदर इसको याद रखना ताकि याद रहे। नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 पोटेशियम। मैं दो की सीरीज के साथ चलूंगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं एक साथ मिलकर हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सोडियम और पोटेशियम।
नंबर 3 हो गया कैल्शियम और नंबर 4 हो गया फास्फोरस। ये जोड़े बनेंगे इन तत्वों के, ठीक है भैया। और नंबर 5 हो गया लौह तत्व, ओके। और नंबर 6 हो गया आयोडीन तत्व। बस इतने तत्व जो है वो आपके मुख्य रूप से अपनी बुक में दे रखे हैं सिलेबस के अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या है सोडियम और पोटेशियम को मैंने एक साथ लिया है, कैल्शियम और फास्फोरस को एक साथ लिया है, लौह तत्व अलग से लिया है और आयोडीन अलग से लिया है। इसको मैंने जोड़े में क्यों बांटा ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो जोड़े में इसलिए बांटा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो दोनों सोडियम और पोटेशियम, इसको मैं रासायनिक जो नाम है इसका प्रतीक चिन्ह उसमें लिख दूं, ठीक है। ये जो सोडियम और जो पोटेशियम है ये दोनों एक प्रकार के ऐसे खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर पंप चैनल के रूप में जाने जाते हैं। आप आगे की क्लास में पढ़ोगे 11वीं में, यदि बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्थित जो तंत्रिकाएं होती है उन तंत्रिकाओं के अंदर आवेग संचरित करने के लिए ये पंप चैनल का काम करते हैं। और इनको इसीलिए संज्ञा दे रखी है, इसीलिए इसको संज्ञा दे रखी है सोडियम पोटेशियम पंप चैनल। इसको एक संज्ञा दे रखी है सोडियम पोटेशियम पंप चैनल। इसकी जो क्रियाविधि है वो आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। तो ये दोनों एक साथ काम में आते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप चैनल, ठीक है भाई। तो देखो पहले इनका काम लिखता हूं कि सोडियम और जो पोटेशियम पंप चैनल है उन दोनों का काम क्या है। ये दोनों क्या है, एक साथ मिलकर दोनों काम करते हैं और इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है तंत्रिकीय आवेग संचरण। तो देखो इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है सोडियम और पोटेशियम पंप चैनल कह दो, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है तंत्रिकीय आवेग संचरण। अब ये तंत्रिकीय आवेग संचरण क्या होता है इसको मैं समझाना चाहूंगा अलग से आपको। तो देखो एक बार अगले पेज में बता दूं, सॉरी हाँ भाई देखो तंत्रिकीय आवेग संचरण मैंने बताया था कि मैं टॉपिक से हट जाता हूं और वो हटना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का अलग महत्व है जो आगे आपके काम में आएगी और आगे भी ये टॉपिक आएगा वापस आपके। तंत्रिकीय आवेग संचरण क्या होता है? तो देखो क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है कि कोई भी प्रकार की जो संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वो तंत्रिकाएं जिम्मेदार होती है। बहुत सारी तंत्रिकाओं का जाल होता है हमारे शरीर में, जिसको तुमने सुना भी होगा न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, इसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और तंत्रिका कोशिका होती है। इन तंत्रिका कोशिकाओं का हमारे शरीर में पूरा एक जाल होता है और प्रत्येक भाग के अंदर ये फैली हुई होती है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होती है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं जो मस्तिष्क से लेके हाथों में, अंगुलियों में, पैरों में, सब जगह ये एक जगह स्थानांतरित हो रखी है, पूरी वहां पे एक जाल बन रखा है और ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आपने 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक था तंत्रिका वाला, उसमें आपने पढ़ा भी था इसको, तुमने देखा होगा कि इस प्रकार से इसकी संरचना को बताया जाता है, इस प्रकार से इसकी संरचना को बताया जाता है। ये देखो ये तंत्रिका का चित्र है। हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, इसी को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये जैसे एक न्यूरॉन्स हो गया, अब दूसरा जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ से इसके द्वारा ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, दूसरा जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जुड़ा होगा। फिर बाद में तीसरा जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ से फिर आगे की तरफ इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ये इस प्रकार से ये न्यूरॉन्स जो है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अंगुली पे, अपनी अंगुली पे कोई चोट लगी अपने को, तो यहाँ पे जब चोट लगती है तो यहाँ का जो न्यूरॉन्स होता है वो उस संवेदना को ग्रहण करता है। भाई चोट के दौरान जो हमारे को संवेदना मिलती है चोट लगने की, वो संवेदना ग्रहण करता है और वो संवेदना क्या होती है, यहाँ से होते हुए पहले तंत्रिका से, दूसरे तंत्रिका कोशिका से होती हुई, तीसरी से होती हुई, इस प्रकार से वो आगे की तरफ जाती है। तो यहाँ से फिर वो क्या है, उसका जो आवेग है, जो संवेदना मिली है,
वो संवेदना का क्या बनता है, यहाँ पे आवेग बनता है ना, एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इनको विद्युतीय आवेग भी कहते हैं। जो यहाँ पे सूचना मिली है वो सूचना क्या है, विद्युतीय आवेग भी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो संचरित होती है। तो ये जो विद्युतीय आवेग बना है सूचना का, ये विद्युतीय आवेग आगे की तरफ ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होते होते हमारी जो मेरु रज्जु है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है मेरु रज्जु, उस मेरु रज्जु के पास पहुंचेगा और मेरु रज्जु के द्वारा फिर बाद में प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होगी। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब कि ये जो संवेदना मिली है, इस संवेदना को ये पढ़ेगा, समझेगा, समझने के बाद में वहां से वापस एक एक्शन करेगा, प्रतिवर्ती क्रिया करेगा, वहां से वापस आदेश देगा कि अंगुली को हटा लो। तो उसी समय हम क्या करते हैं, अपनी अंगुली को हटा लेते हैं। बाद में फिर क्या होता है कि ये जो सूचनाएं होती है वो मेरु रज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। और यदि हमारे को दर्द का जो अनुभव होता है वो कहाँ से होता है, मस्तिष्क से होता है। ये पूरा एक टॉपिक है, तुम्हारे जैव तंत्र में पढ़ाऊंगा वहां पे। ये यहाँ पे छोटा सा एक आ गया था टर्म, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वाली जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है कि जो संवेदनाएं होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, और किसके द्वारा पहुंच रही है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं तंत्रिकीय आवेग संचरण। ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे चोट लगी, संवेदनाएं पहुंची, और पहुंचने के बाद में मैंने जल्दी से उसको हाथ को हटाया, तो मेरी मांसपेशियों के अंदर क्या हुआ, संकुचन हुआ है। मांसपेशियां जो है वो गतिशील हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तंत्रिकीय आवेग यदि संचरित होता है तो हमारी मांसपेशियों के अंदर संकुचन होगा और मांसपेशियों के अंदर भी गति होगी, और उसकी वजह से क्या है, हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस स्थिति में आएगी। तो कुल मिला के मैं बात ये कर रहा था कि यदि हमारे शरीर में इन पोषक पदार्थों की कमी होती है, सोडियम पोटेशियम, तो तंत्रिकीय आवेग संचरण जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो अनबैलेंस हो जाएगी। हमारे को किसी भी संवेदना का ज्ञान नहीं हो पाएगा, पता नहीं चलेगा। और तुमने देखा होगा जो ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर है वो सुन का इंजेक्शन देता है, तो वो इसीलिए देता है कि ये जो आवेग संचरण है वो बंद हो जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि जहाँ पे भी वो ऑपरेशन करने के लिए कट लगाता है, तो वहाँ की जो दर्द की जो संवेदनाएं होती है वो ट्रांसफर नहीं होती आगे, और हमारे को दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो ये था कि यदि इन दोनों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या है कि तंत्रिकीय आवेग संचरण प्रभावित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खनिज तत्व है ये क्या करती है, तंत्रिकीय आवेग संचरण करते हैं। उसके अलावा मांसपेशियों में संकुचन, अभी बताया था मैंने, मांसपेशियों में संकुचन भी इसकी मदद से होगा। यदि मान लो इनकी कमी होगी तो वो संकुचन नहीं करेगी। उसके अलावा देखो यहाँ पे आगे की एक प्रोसेस होती है कि सोडियम और पोटेशियम जो पंप चैनल है जिसमें प्लस और माइनस है, आपको दे रखा है, ये एक आवेश है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल बनेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युतीय आवेश होता है, वो विद्युतीय आवेश के जरिए वो सूचनाएं आगे जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर विद्युत अपघटन की प्रोसेस होती है, विद्युत अपघटन। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है वो भी किसके द्वारा संपन्न होती है, इन्हीं पोषक पदार्थों की मदद से। और उसके अलावा एक और लिख देता हूं इसके अंदर, शारीरिक संतुलन, शरीर का संतुलन बना रहता है। तो शरीर का जो संतुलन है वो भी इसी के द्वारा होता है। तो आप तो एक चीज याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप चैनल, अगर पंप चैनल आपको याद है तो आप अपने आप समझ जाओगे तंत्रिकीय आवेग संचरण होता है। और तंत्रिकीय आवेग संचरण क्या होता है, संवेदनाओं का आगे की तरफ जाना, और संवेदनाएं जब आगे की तरफ जाएगी तो हमारी जो मांसपेशियां होती है उनमें संकुचन होगा, और ये जो संकुचन हो रहा है या तंत्रिकीय आवेग संचरण हो रहा है वह विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे शरीर का जो है संतुलन बना रहता है। अन्यथा क्या होगा कि मान लो कि मुझे दर्द का अनुभव हो रहा है, ठीक है, तो दर्द का अनुभव होता है तो मैं उस अनुभव को छिपाता नहीं हूं, मैं अनुभव को दिखाता हूं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। यदि मान लो उसका अनुभव नहीं हो पाया तो क्या होगा कि हम किसी भी बीमारी से या किसी भी ऑन द स्पॉट कोई भी ट्रेजेडी होती है उसके हम शिकार हो जाएंगे, और हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो जनरली ये किन पदार्थों से मिलते हैं। देखो सोडियम तुमने देखा होगा, एक तो नमक से मिलता है, ठीक है, अंडे से मिलता है और दूध से मिलता है। ठीक है, अंडा, दूध और नमक से ये प्राप्त होता है। और ये लगभग सभी जो पदार्थ होते हैं, सभी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, सभी खाद्य पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है। सभी खाद्य पदार्थ के अंदर हमारे को पोटेशियम मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा एक, वैसे दो हो गए, इनके दोनों के एक साथ मैंने बताया, लेकिन ये एक। ओके,
अब देखो अगला है कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों को मैंने जोड़े में लिया है। और ये वाला जो है तुमने इसका नाम ना सुना हो लेकिन इसका नाम सुना होगा कैल्शियम, सबको पता है, अभी मैंने बताया भी था। क्या काम करते हैं? दांतों व हड्डियों की मजबूती के लिए जिम्मेदार रहते हैं। यहाँ पे आप कमी से रोग नहीं लिखो, आप इनके लक्षण लिख लो, है ना, कमी से रोग ना लिख के यहाँ पे लक्षण लिख लो, क्योंकि इनके क्या लक्षण है, ठीक है। ओके, तो देखो कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। और यदि इनकी कमी हो गई तो हमारी जो हड्डियां है वो क्या हो जाएगी, क्षण भंगुर हो जाएगी और उसकी वजह से हड्डियां जो है वो टूटने लग जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो क्या होता है कि इन दोनों का जो अनुपात होता है हमारे शरीर के अंदर, कैल्शियम और फास्फोरस का, वो निश्चित अनुपात होता है। जैसे आटे के अंदर नमक होता है उसी तरीके से इनका अनुपात होता है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये जो फास्फोरस होता है वो अकेला काम नहीं करेगा, फास्फोरस के अंदर कुछ मात्रा में फास्फोरस के अंदर कैल्शियम भी मिला हुआ रहेगा। तो इन दोनों की जो पारस्परिक जो क्रिया है उसकी मदद से क्या होगी, हड्डियों के अंदर मजबूती आएगी। और कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ मिलकर भी हड्डियों को मजबूत करता है। देखा होगा सनलाइट से हमारे को विटामिन डी प्राप्त होती है, तो विटामिन डी के साथ मिलकर और या फिर फास्फोरस के साथ मिलकर क्या करेगा, हड्डियों व दांतों को मजबूत करेगा, ठीक है भाई। तो देखो कैल्शियम वगैरह सब जानते हैं, देखा होगा तुमने कि साहब हमारे को जब कोई चोट लग जाती है जिसके द्वारा हमारी कोई हड्डी वगैरह डैमेज हो जाती है, तो जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर उसको राय देता है कि आप अंडे खाओ, ठीक है, दूध खाओ, दूध के अंदर हल्दी वगैरह मिला के खाओ, दूध अंडे, ठीक है, मांस मछली, ओके, दूध अंडे मांस मछली इत्यादि से क्या होगा, ये कैल्शियम जो है हमारे को मिलेगा, ओके। और इसी प्रकार जो फास्फोरस है वो भी क्या होगा कि दूध अंडे और मांस मछली से मिलता है। और उसके अलावा भी क्या होता है कि हमारे शरीर का जो लीवर होता है, लीवर व गुर्दा होता है जिसको हम वक्र या किडनी कहते हैं, लीवर और वक्र या किडनी से ये संश्लेषित होता है, ये बनता है कुछ मात्रा में। जो फास्फोरस है हमारे शरीर का लीवर और जो वक्र है किडनी है उससे भी हमारे को प्राप्त होता है। और उसके अलावा अंडे, दूध, मांस, मछली, इन दोनों से क्या होगा, ये कैल्शियम प्राप्त होगा, ओके, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे देखो लोह तत्व, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। लोह तत्व किसको बोला गया है, आयरन तत्वों को बोला गया है, फेरस तत्वों को Fe आयरन तत्व, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ उपस्थित रहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त के स्तर को बनाए हुए रखते हैं, ठीक है, रक्त स्तर को बनाए हुए रखते हैं, रक्त स्तर को बनाए हुए रखते हैं। और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि एनीमिया रोग की जो संभावना है, एनीमिया की जो संभावना है, रक्त की कमी की संभावना जो है वो नहीं रहती। तो जो ये लोह तत्व और आयरन तत्व है वो भी क्या होता है, जनरली लगभग सभी खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर भी देखो, अभी ये मैंने लिखाया था, लीवर व जो वक्र होता है इन दोनों से भी ये संश्लेषित होते हैं, यानी लीवर और वक्र से भी कुछ मात्रा में आयरन तत्व संश्लेषित होते हैं। और उसके अलावा क्या है, जैसे दूध, मेवा, सेव, ठीक है, अनार आदि से भी हमारे को क्या होगा, ये मिलेगा। और नॉनवेज जो है उससे भी और वेजिटेरियन दोनों से, ये जैसे मांस मछली से भी ये क्या होगा, ये प्राप्त होगा, ओके। तो देखो लोह तत्व भी क्या है कि एक प्रकार के ऐसे खनिज पदार्थ है जिनके अंदर क्या होता है जिनके अंदर रक्त स्तर को बनाए रखने की क्षमता होती है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और एनीमिया रोग की संभावना रहेगी। तो जो ये फेरस तत्व है वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं, या तो ऐसे कह दो, या फिर आयरन के तत्वों को लेवल को बढ़ाते हैं, ओके। तो ये था अपना लोह तत्व। अगला देखो आयोडीन, सबको पता है, कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं, इंपोर्टेंट भी है, ठीक है भाई। आयोडीन, पहले इसको मैं बता दूं कहां से मिलता है। सबको पता है कि आयोडीन युक्त नमक, यानी कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसके अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा जो मछली होती है, समुद्री मछली या समुद्री कुछ ऐसे पदार्थ है, उनके द्वारा भी ये प्राप्त होता है। तो जो ये आयोडीन होता है ये क्या काम करता है, जो आयोडीन होता है
हमारे शरीर के अंदर यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति एक रोग से ग्रसित होता है, जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है कंपटीशन लेवल का भी और आपके भी। तो यदि आयोडीन की कमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और वो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सूजकर लटक जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो गला है वो ऐसे सूज के बाहर की ओर आ जाता है। तो इस रोग को, यानी थायराइड ग्रंथि का सूज कर लटक जाना, अर्थात जो गला है वो सूज कर लटक जाता है, तो इस रोग को हम गलकंड या घेंगा रोग कहते हैं। गलकंड रोग या फिर घेंगा रोग कहते हैं। तो ये जो है, इसकी कमी से जो रोग हो रहा है, आयोडीन की कमी से, वो क्या हो रहा है, गलकंड या घेंगा रोग। और इसका एक ही ऑप्शन आता है कि व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, और इतना भी नहीं, लेकिन एक लेवल, बैलेंस लेवल के अंदर हमारे को आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गलकंड या घेंगा रोग हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे खनिज पदार्थ, और इसको मैं ये कहूंगा, ऊपर में हेडिंग लिख देता हूं, खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। तो ये देखो सारणी की मदद से मैंने आपको समझाया है, और चांसेस पूरे बनते हैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। जनरली ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उधर से वो सिम्टम दे देंगे कि इस प्रकार की जो लक्षण है वो किसकी कमी से यहाँ पे हमारे को शो हो रहे हैं। तो ये चीज है हमारा खनिज कुपोषण। तो आपने देख लिया होगा और समझ लिया भी होगा। तो अब आगे देखो, आगे चलते हैं, एक टॉपिक और करवाते हैं आपको। ये हमारा यहाँ पे पार्ट खत्म हुआ कि भोजन, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या पोषक पदार्थ हमारे शरीर की किन गतिविधियों के अंदर वो भाग लेते हैं। अब इसके अलावा देखो, कार्बोहाइड्रेट बचा, तो उसका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, आपकी बुक के अंदर सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे को जो रोटी होती है उससे प्राप्त होता है, जो हमारी धान होती है, फसलें होती हैं, उनसे हमारे को प्राप्त होता है, और वो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्रोटीन के बराबर उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो उसको इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और एक और था वसा, ठीक है भाई। वसा के कुपोषण से भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, वो आपको आगे एक नए टॉपिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि वसा से जनरली क्या होती है कि मोटापा आता है, और मोटापा आने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो वो एक अलग से आपका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ के अंदर, तो उसको अलग से हम पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक नया टॉपिक लेते हैं। तो देखो मानव स्वास्थ्य का जो अगला आपका जो पार्ट है, इस चैप्टर का अगली जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रहा हूं, मानव स्वास्थ्य। और इसमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना ही पूरी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पानी। एक सिंपल सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जनरली तुमने देखा होगा कि कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, चाहे बच्चों में ले लो चाहे बड़ों में ले लो, पानी की वजह से आती है। और हमारे यहाँ पे भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां देखने को मिली थी पहले, और आज भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इस पानी की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इस नाम से है कि हमारे को किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, और दूषित पानी की वजह से क्या होती है, कई प्रकार की जो बीमारियां हो रही है उसका हम वर्गीकरण करेंगे। तो देखो सिंपल सा टॉपिक है, 6-7 लेवल का टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप 10th के बच्चे हो आराम से समझ जाओगे। तो देखो पानी जो है उसका सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं H2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर क्या है, एक तो O और एक OH तत्व इसके अंदर मौजूद है। और उसके अलावा इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट तो यहीं पे निकल के आ गया कि हमारे को जो पानी पीना चाहिए उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल क्या है वो सही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि हमारे को किस प्रकार के पानी का सेवन करना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे पॉइंट का ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर सही होना चाहिए, ओके। अब देखो ये बातें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि साहब पानी की आवश्यकता क्या है, सब जानते हैं कि यदि पानी है तो सब कुछ है। और हर प्रकार की जो क्रियाएं होती है इन फ्यूचर हमारे बॉडी के अंदर भी तुमने देखा होगा कि जितने भी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सब पानी के द्वारा ही संपन्न होती है। हर एक क्रिया के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यदि मान लो हमारे शरीर के अंदर हम उसका जो संगठन है वो देखें
तो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर पानी का जो लेवल है वो विद्यमान है, पानी की मात्रा विद्यमान है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर चाहे तुम सबसे बड़ा भाग हम कहते हैं कि साहब रक्त होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर में, तो रक्त के अंदर भी क्या है कि जनरली पानी की मात्रा ही होती है। मस्तिष्क की अगर बात करता हूं तो मस्तिष्क के अंदर भी पानी की मात्रा है। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक अंग के अंदर पानी की मात्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त है, और उसके अलावा भी जो भी हम चीज खाते हैं उसके साथ भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन की संभावनाएं बढ़ जाती है और सही तरीके से हर चीज का पाचन होता है। ठीक है, अब देखो कि साहब हर प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये भाग लेता है, तो हमारे को एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए कि हम स्वस्थ रह सके अपने आप में। तो मैं बता दूं, लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन। अब 8 से 10 ग्लास का मतलब क्या हुआ कि हमारे को लगभग 4 से 5 लीटर 4 से 5 लीटर जो पानी है, पानी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास या 4 से 5 लीटर पानी का सेवन प्रतिदिन होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो कि 8 से 10 गिलास हम पानी पी रहे, और पानी भी हम कैसा पी रहे, ऐसा पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पर्याप्त मात्रा में हो। उसके अलावा आप भी जानते हो कि ऐसा पानी पियोगे जिसमें बाहर से कोई वनस्पति या कण विद्यमान ना हो, यानी कि साफ पानी की बात कर रहा है। ऐसा पानी पीना चाहिए जिसके अंदर जो गंदा ना हो। गंदे का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई कण या कोई वनस्पति वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह, कोई कीटाणु वगैरह मौजूद ना हो। तो ऐसे पानी का हमारे को सेवन करना चाहिए। और कितना? 8 से 10 ग्लास। अगर मान लो उसके अंदर कोई कचरा है या वो पानी गंदा है तो उसको उबाल कर फिर उसको पानी को पीना चाहिए। और उबालने से क्या होगा कि जो कीटाणु वगैरह जो है वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और मरने की वजह से जो उनका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो खत्म हो जाएगा। आगे देखो, पानी जो होता है उस पानी का जो पीएच है, पानी का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पानी उदासीन होता है। पीएच आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपकी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर भी है। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए। इसका मतलब पानी उदासीन होना चाहिए। अगर मान लो कि पानी का जो पीएच है उसमें अगर वेरिएशन आ गई, इधर देखो, यदि पीएच 7 है तो वो पानी उदासीन है, इस पानी का सेवन सही रहेगा। यदि मान लो कि उसकी मात्रा 7 से बढ़ गई है ना, 7 से ऊपर चलेगी और उसकी मात्रा 7 से नीचे चलेगी, तो यदि पानी का जो पीएच है वो 7 से ऊपर चला गया तो पानी जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, उसमें बेसिक नेचर आ जाएगा। और यदि पानी का जो पीएच है वो 7 से कम चला जाता है तो वो अम्लीय प्रकृति का माना जाता है। ठीक है, तो ना तो हमारे को अम्लीय प्रकृति का पानी पीना है, ना ही हमारे को क्षारीय प्रकृति का पानी पीना है। हमारे को जो पानी पीना है वो उदासीन पानी पीना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी की जो पीएच है वो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो ये कुछ गुण है कि साहब पानी जो है हमारे को किस प्रकार का पानी हमारे को सेवन करना चाहिए। और यदि हम गंदा पानी यूज करते हैं जो पीने योग्य पानी नहीं है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है सब जानते हैं। कुछ बीमारियां मैं आपको बताऊं तो देखो, दूषित पानी के सेवन से रोग। ठीक है, तो देखो दूषित पानी के सेवन से क्या क्या रोग हो सकते हैं मैं बता दूं आपको। कि तुमने देखा होगा कि यदि मान लो किसी पानी के अंदर कोई वायरस है, कोई कीड़े कृमि वगैरह कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर विद्यमान है, तो व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे बच्चे को तुमने देखा होगा हैजा, पेचिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा आदि। ठीक है, तो देखो यदि हमारा दूषित है पानी तो उसकी वजह से हैजा, पेचिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, कोलेरा, क्षय रोग वगैरह कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा तुमने देखा होगा कि जो पथरी की जो बीमारी है
उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि यदि हमारे शरीर में क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे सूक्ष्म कण जो पत्थर के समान होते हैं तो वो क्या होते हैं, बनने लग जाते हैं। जब हम कोई पोषक पदार्थ खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे टमाटर वगैरह होता है उसका बीज जो होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में वो एकत्रित होने लग जाते हैं और वहां पे क्या होती है, एक गांठ बन जाती है। तो वो जो गांठ है वो पथरी की गांठ होती है, फिर बाद में हमारे पेट में या गुर्दे के अंदर या फिर हमारी जो मूत्र नलिका है उसके अंदर ये जो है पथरी आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो यदि व्यक्ति लगातार पानी पी रहा है, यदि व्यक्ति लगातार पानी का सेवन कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पथरी की जो बने हुए जो कण है छोटे छोटे वो लगातार करते रहेंगे और कट कटा के वो मूत्र विसर्जन क्रिया के द्वारा वो बाहर निकलते रहेंगे। तो पथरी की जो बीमारी है उसके अंदर भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके अलावा देखो जो शुगर की बीमारी होती है, ठीक है, शुगर की बीमारी के अंदर भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि व्यक्ति लगातार शुद्ध पानी पी रहा है और ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जो शुगर का जो लेवल है वो बना रहेगा और व्यक्ति इस रोग से ग्रसित नहीं होगा। और भी इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां है, जैसे मान लो उसको मोटापा आ रहा है, मोटापे का वो शिकार है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वसा जो है वो वसा जो है उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। अगर पाचन नहीं हो पा रहा है तो ये यदि लगातार हम पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा, उस वसा का पाचन होगा और व्यक्ति मोटापे का शिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल आपके जिससे क्वेश्चन भी बनता है, मैं बताता हूं। क्या हुआ था कि 2000 से पहले की बात है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक नारू या बाला रोग। इससे क्वेश्चन भी बनता है आपके कई बार, क्योंकि इस टॉपिक में से ये पानी वाला जो टॉपिक उसमें ये एक ही क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। बाकी वो चीजें जो है वो आपको सबको पता है ना, उससे क्वेश्चन बनता है, इसी से बनता है नारू या बाला रोग। सन 2000 से पहले की बात है, 2000 से पहले की बात है। 2000 से पहले क्या था, राजस्थान के अंदर एक ऐसी बीमारी आई थी जिस प्रकार से अभी तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोरोना वाली बीमारी आ रखी है उसी के अकॉर्डिंग एक ऐसी बीमारी आई थी कि पूरे राजस्थान को उसने चपेट में ले लिया था। और वो जो बीमारी थी वो पानी की वजह से आई थी, ठीक है। कुछ समय पहले की बात है, जैसे यहाँ पुष्कर जो झील है वहां पे भी मछलियां मरने लग गई थी। तो क्यों हुआ था कि वहां पे क्या है कि किसी एक मछली के खराब होने की वजह से जो पानी था वो पूरा खराब हो गया और उस पानी की वजह से क्या हुआ, सब मछलियां जो है वो मरने लग गई थी। तो उसी प्रकार देखो राजस्थान के अंदर ये एक बीमारी आई थी जिसको हम बोलते हैं नारू या बाला रोग। और इस नारू या बाला रोग के अंदर क्या था कि व्यक्ति जो है वो एक दूसरा पानी की वजह से संक्रमित हो रहा है और संक्रमित होने की वजह से क्या है उसकी मृत्यु होने लग गई। और मृत्यु होने लग गई तो उसमें क्या हुआ कि 2000 के बाद में एक कार्यक्रम चलाया गया राजस्थान के अंदर, जितने भी तालाब वगैरह जो थे उनको शुद्ध किया गया, उनको फिल्टर किया गया। और फिल्टर करने के बाद में अभी तक 2000 के बाद में ऐसी जो बीमारी ये नारू या बाला रोग है ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो देखो इस बीमारी को प्रकट करना, यानी इस बीमारी के जो रोगजनक था वो कौन था, वो था पानी, ठीक है। नारू या बाला रोग के अंदर क्या था कि जो पानी था उस पानी के अंदर उस पानी के अंदर एक कृमि था जिसका नाम था ड्रैकनकुलस। नाम याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनता है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये नाम आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तब याद हो जाएगा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये जो एक कृमि था, इस कृमि की वजह से क्या था, जो पानी है वो अशुद्ध हो रहा था और उसकी वजह से उस पानी का सेवन करने की वजह से क्या है व्यक्ति नारू या बाला रोग के शिकार हो रहे थे। अब क्या होता है, देखो ये एक प्रकार का कृमि है और इस कृमि का जो मादा जो कृमि है, मादा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, वो क्या होती है, जो अपने अंडे होती है, अपने अंडे होते हैं अपने अंडे जो है वो परपोषी के बाहर देता है, यानी कि शरीर से बाहर देता है, शरीर से बाहर अंडों को निकाल दिया। और शरीर से बाहर का मतलब क्या, पानी में, क्योंकि पानी में रहने वाला ये एक प्रकार का कृमि था। तो ड्रैकनकुलस जो मादा ड्रैकनकुलस थी उसने क्या किया, अपने अंडे जो है वो अपने शरीर से बाहर की ओर स्त्रावित कर दिए और वो पानी के अंदर घुल गए। और उस पानी को, वो पानी जो है वो दूषित हो गया और उस पानी का सेवन जब लोग करने लगे तो उस पानी की वजह से क्या होगा नारू या बाला रोग उत्पन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नारू या बाला रोग जो है उसका रोगजनक कौन है, किस वजह से वो नारू या बाला रोग फैला, तो वो क्या था, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है भाई, तो ये था हमारा
आज का दूसरा टॉपिक पानी। ठीक है, तो पानी की वजह से क्या है कि अब और भी इससे और कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है पानी से, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए ये जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये था आज हमारा टॉपिक। ओके बच्चों, तो कल फिर वापस हाजिर होंगे। और एक बार फिर मैं जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी जो क्लासें है वो लगातार होती जा रही है, डेली में क्लास ले रहा हूं। तो आपका दायित्व बनता है कि जो बच्चे जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है वो बच्चे भी इसका उपयोग करें, इसका आनंद ले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि उनके जो सिलेबस है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाए। हालांकि अभी तक मैंने इतना कुछ पढ़ाया नहीं है, जितना भी पढ़ाया है वो आप आराम से इजीली 1 घंटे के अंदर तीनों क्लासें अटेंड कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये जो सिलेबस है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उनको भी ये बताए और डेली आप पढ़ाई करेंगे। कल आपको फिर वापस हाजिर रहूंगा। कल आपका जो टॉपिक रहेगा, मैं ये टॉपिक एडवांस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया ले, पहले से पढ़ के उसको, ताकि हर चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कल जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोटापा। विशेषतर जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, मोटापा। ठीक है ना, यानी कि अब मैं कुछ ऐसी बीमारियां पढ़ा रहा हूं ऐसे मानव स्वास्थ्य से संबंधित, तो मोटापा जो है किसकी वजह से हो रहा है और मोटापे के लक्षण क्या है, तो ये चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।